दोस्तों, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो सिर्फ बाई लो और सेल हाई का ज्ञान काफ़ी नहीं होता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनआईएसएम के बारे में। इस पूरे वीडियो में हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि एनआईएसएम क्या है, एनआईएसएम होता क्या है, एनआईएसएम कौन कौन कर सकता है, पॉपुलर एनआईएसएम मॉडल्स कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हम लोग एनआईएसएम में दे सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनआईएसएम के, एनआईएसएम का हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है, हमें क्या करना ज़रूरी है या फिर नहीं है। अगर आप अभी बिगिनर हैं, नए हैं मार्केट में, आप कहीं ना कहीं से एनआईएसएम का नाम तो ज़रूर सुने होंगे, बट मन में ये डाउट आता होगा कि क्या ये मेरे लिए बना है या फिर ये किसी और के लिए है। तो ये सारे डाउट्स को हम आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे भी एनआईएसएम का किसी एक मॉड्यूल है जो कि हमको उस पर काम करना है, तो उसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को एग्ज़ाम देने के लिए, कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे हम सर्टिफिकेट्स वगैरह पा सकते हैं एनआईएसएम के साइड से। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हाँ कोई बिगिनर जो है वो हमेशा करता है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो कि हम जनरली चाहते हुए ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। हम उस पर बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनआईएसएम है क्या। ठीक है, एनआईएसएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। देखिए, अब पॉइंट ये है कि क्या ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट का मतलब ये है कि क्या ये कोई इंस्टीट्यूट है जो कि हमें पढ़ाता है और हमें सर्टिफिकेट देता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एनआईएसएम जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपको पढ़ाता है, जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है और आपको क्वालिफाई करने पे आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है। देखिए, कॉमन सा चीज़ है, जब भी हम कोई भी चीज़ अपने लाइफ में अचीव करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए ना हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जनरली। अगर मान लीजिए मुझे ड्राइविंग आती है तो लोगों को मैं कैसे बताऊंगा मुझे ड्राइविंग आती है? ठीक, तो मेरे पास एक लाइसेंस है जिसको हम ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं। अगर आपने क्लास 12th पास आउट किया है तो आप कैसे बताओगे कि आपने मतलब क्लास 12th जो है वो पास आउट किया है? जनरली आप अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओगे। तो वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने करियर को बनाना चाहते हो, आप लोगों को ये बताना चाहते हो कि मैंने जो है स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा जो है वो नॉलेज गेन किया है, तो उस नॉलेज को आप कैसे दिखाओगे लोगों को? और लोग कैसे जज करेंगे, ये कैसे बताएंगे कि हाँ कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है? तो वो एक सर्टिफिकेट ही होता है। अब ऐसे इधर उधर के किसी सर्टिफिकेट से ये वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो जो सेबी, जो हमारी सेबी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम रखा गया क्या, एनआईएसएम। अब एनआईएसएम क्या करता है? एनआईएसएम हमें एक कोर्स मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। वैसे तो एनआईएसएम के पास बहुत अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं। डिपेंड करता है कि हमें क्या लेना है, हम क्या करना चाहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हमें अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है, वैसे आप कह सकते हैं कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब कहने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको कहीं जॉब करना है, आपको कोई अपना खुद का कोई बिजनेस करना है जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं बिना सर्टिफिकेशंस के आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कहीं जॉब भी करने जाना है तो सबसे पहले आपसे आपका सर्टिफिकेशन ही पूछे जाते हैं। तो उस कंडीशन के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज तो है, तो नॉलेज को प्रूव करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको एनआईएसएम प्रोवाइड कराता है। ये जो है ना, ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एनआईएसएम का मतलब क्या होता है, एनआईएसएम करता क्या है, एनआईएसएम का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, वैसे तो इनके शायद आई होप कि एक आध ब्रांच भी है बहुत बड़ा जहां पर आप जा करके फिजिकली पढ़ सकते हैं, वरना ऐसे आप ऑनलाइन सारे बेसिस चीज़ें कर सकती हैं वॉट एवर। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा कि एनआईएसएम कौन कर सकता है। वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि एनआईएसएम कोई भी कर सकता है, कोई एज लिमिट्स नहीं होता है एनआईएसएम करने का, और नॉलेज गेन करने का तो वैसे भी कोई एज लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि स्टूडेंट्स
जो कि जनरली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, वो NISM ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। अगर आप जनरली फाइनेंस में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको NISM के सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि रिसर्च अपना जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं या एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जनरली देखिए इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो समझते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, वो समझते हैं कि मार्केट काम कैसे कर रहा है, वो आगे ये भी बता सकते हैं कि हाँ आज ऐसा हुआ है तो कल कैसा हो सकता है, उनके बेसिस पे, ठीक है। तो अब उस चीज़ को अगर आप लाइसेंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो एक इलीगल पार्ट नहीं कहलाता है। अब वही सेम काम अभी देखा जाए तो रिसेंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। लोगों के पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो क्या करते हैं, वो लोगों को एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक बाई करने हैं, कौन से स्टॉक सेल करने हैं, एंड आपको क्या करना है, उसके बदले में मुझे कुछ पेमेंट करना है। यही सेम काम आप लीगल तरीके से कर सकते हैं सेबी के रजिस्ट्रेशंस के साथ, जिसके लिए आपको NISM के सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। उसके बाद है कि कुछ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। देखिए ट्रेडर्स का जनरली काम होता है ट्रेड करना, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं। बट अगर आपको अपनी नॉलेज में इन्हेंस करना है, आपको क्लियरली समझना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मार्केट काम कैसे करता है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से, जैसे ट्रेडिंग स्टाइल जिसको कहते हैं, ट्रेडिंग सेटअप जिसका अलग अलग होता है, तो उस तरीके से कौन कौन है, कैसे कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको NISM देता है। उसके बाद पॉपुलर NISM कोर्सेज, ठीक है। कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं, सीरीज हैं जो कि NISM कराता है। वैसे तो NISM के पास बहुत सारे सीरीज हैं जो कि NISM कराता है, लेकिन कुछ पॉपुलर हैं जो कि जनरली कॉमन अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है और इससे उसके लाइफ में एक अच्छा वैल्यू एडिशन भी होता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन है म्यूचुअल फंड सीरीज, ठीक है। म्यूचुअल फंड सीरीज, इस सीरीज का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज 5A, ठीक है। अब इस सीरीज का अगर आप एग्जाम देते हैं, इसका मतलब कि या तो आप म्यूचुअल फंड के बिजनेस में काम करना चाहते हैं या फिर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, खुद एक ब्रोकर बनना चाहते हैं, तो इस सीरीज की आपको सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। देखिए NISM 5A जो होता है वो होता है म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी से टाई अप करके उनको जो है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस ले आ करके दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो कंपनी आपसे 5A की सर्टिफिकेशंस की डिमांड करेगी जो कि कॉमन है, ठीक है। अब 5A आपको ये बताता है कि आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज है, क्योंकि आपको नॉलेज हो सकता है पहले से ही बिना सर्टिफिकेशंस के ही, लेकिन वही सेम चीज़ की आप प्रूव कैसे करोगे कि मुझे म्यूचुअल फंड बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज है। उस नॉलेज को प्रूव करने के लिए आपको सीरीज 5A का क्वालिफिकेशंस चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा है इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, जिसका नाम है सीरीज 8, ठीक है। अब इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स जो होता है इसमें आपको बेसिक सा नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट में क्लियरिंग मेंबर्स क्या करते हैं, क्लियरिंग हाउस क्या करते हैं, कितने कितने फंड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्लियरिंग मेंबर के लिए कि वो डिपॉजिट के टर्म्स में उसको रख सकें, ठीक है। जब भी हम कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं कि आप कोई कौन सा कॉल ऑप्शन या फिर कौन सा पुट ऑप्शन बाई करते हैं जिससे कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क करता है, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, तो ये इसका जो बेसिक ओवरव्यू है ना ये आपको सीरीज 8 देता है, ठीक है। इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स के सीरीज में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको बेसिक सा नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में और आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि हाँ मुझे समझना है, मुझे स्टार्ट करना है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है। हाँ बाई सेल करना तो बिल्कुल कॉमन सा चीज़ है, वो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब पे आपको दुनिया भर का दिख जाएगा कि हाँ XYZ कंपनी का स्टॉक बाई करो, इसको इस टाइम पे सेल करना है, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन आपको जानना है प्रैक्टिकल चीज़ें, आपको जानना है कि थ्योरेटिकली कि मार्केट का बिहेवियर, स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस या फिर उसके अंदर काम जो हो रहा है वो एक्सचेंज,
एंड ऑल जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल्स हैं जो कि सेबी बनाया है हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से ऐसे रूल हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ टैक्सेस के बारे में कि कौन से टैक्सेस होते हैं, कितने तरीके के टैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उन सब चीज़ को अगर बेसिक जानना है तो आपको करना होगा इक्विटी एंड डेरिवेटिव। उसके बाद आता है RA, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट। वही सेम चीज़ कि अगर आपको एक रिसर्च प्रोवाइड करना है, आप बहुत अच्छे हैं रिसर्च करने में, आप समझते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझते हैं और आप ये जानते हैं कि हाँ कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या वीक है, और आप ये चीज़ लोगों तक ऑफर करना चाहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपको 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन या फिर साल भर के अंदर में 5%, 6% का रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली अगर आप ये चीज़ बिना लाइसेंस के करेंगे तो ये इलीगल पार्ट हो जाता है। उस चीज़ को आपको लीगल तरीके से करने के लिए रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। इसके बाद आप सेबी से अपना जो रजिस्ट्रेशन है, जो रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो आप ले सकते हो, सेल्फ भी ले सकते हो और किसी कंपनी के लिए भी ले सकते हो। सेम वैसा ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी पार्ट आता है सीरीज 10, ठीक है। ये इसमें 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हो, आप एडवाइस करना चाहते हो कि हाँ वही सेम काम कि मैं इस कंपनी को आपको मतलब बता रहा हूँ एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप करना चाहते हो कि हाँ मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ जिसमें कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये वाला कॉल बाई करो, वो वाला पुट सेल करो, सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकता है किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सर्टिफिकेशंस के। देखिए सर्टिफिकेशंस आपको एक लीगल फॉर्मेट पे काम करने का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है NISM का, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि NISM तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या ये ज़रूरी है? हम ये काम बिना लाइसेंस के भी तो कर सकते हैं। हम दे सकते हैं कोई सा भी टेलीग्राम चैनल पे अपना चैनल बना करके टेलीग्राम पे कि हाँ भाई तुम ये कॉल बाई करो, वो सेल करो, ये सारी चीज़ें, हाँ, बट लीगल तरीके से करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही। और इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशंस है तो उस कंडीशन में आपका जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। आपने बोला कि हाँ भाई मेरे को नॉलेज है मार्केट का, मैं आपको बताता हूँ क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर ये ऐड कर देते हैं कि सेबी भी मुझे जानता है कि मैं ये काम करता हूँ और सेबी ने मुझे परमिशन दिया है इस चीज़ का कि मैं आपको बता सकूं, तो वहाँ पे क्लाइंट का जो ट्रस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। क्लाइंट आप पे ब्लाइंडली फिर ट्रस्ट कर सकता है कि चलो कोई नहीं, फिर वो आप पे नहीं आपके सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे आपको पेमेंट करने के लिए रेडी हो सकता है, या फिर जो भी आपके कंडीशंस होते हैं उस बेसिस पे वो आपके साथ काम करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो मेजर पार्ट आता है कि क्लाइंट्स का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है तो। दूसरा है स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हो, अगर आप ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर बनने के लिए जाहिर सी बात है कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए तो जॉब करना ही पड़ेगा। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो अगर आपने सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं, लेट्स से कि आपने सीरीज 8 कर रखा है जिसका इक्विटी एंड डेरिवेटिव से रिलेशन है, और आपको कहीं जॉब करना है और आपने अपने सीवी में ये लिख रखा है कि आपने जो है सीरीज 8 क्लियर कर रखा है, या फिर आपको किसी म्यूचुअल फंड, किसी ब्रोकर में काम करना है, आपने ये बोल रखा है कि अपने सीवी में लिख रखा है कि मेरे पास जो है वो म्यूचुअल फंड सीरीज का क्वालिफिकेशंस है, सेबी मुझे जानती है कि मैं एक ऑथोराइज, एक सही नॉलेज वाला बंदा हूं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ना आपके जो सीवी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है कंपेयर टू जिसने नहीं कर रखा है। 2 सीवीज मान लेते हैं किसी कंपनी के पास आई है, ठीक है, एक बंदे ने क्या है सर्टिफिकेशंस ले रखा है, एक ने नहीं ले रखा है, तो कंपनी हमेशा जो इसके पास सर्टिफिकेट है उसको ही प्रेफरेंस देगी, ना कि ऐसे बंदे को जिसके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है। कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जनरली कि जो आपके सर्टिफिकेशंस पे नहीं, आपके एक्सपीरियंस पे फोकस करें, तो वो कुछ एक रेयर कंडीशंस मान लीजिए आप उसको। उसके बाद आती है जॉब एलिजिबिलिटी, ठीक है, वही कंडीशन की अगर आपको कहीं अच्छे पोजीशन पे, एक अच्छे जगह पे काम करना है तो उस कंडीशन में आपके पास सर्टिफिकेशंस तो होने ही चाहिए, ताकि आप एक सही तरीके से सही इन्वायरमेंट में काम कर सकें। अब हम समझते हैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
कि अगर आपको NISM का किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप और सबसे कॉमन स्टेप है कि आपको डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है। लेट्स से कि आपको क्या करना था, आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस में जाना था, आपके पास नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पास लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनसे आप SIP वगैरह खुलवा सकते हो, जिससे आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा सकते हो, और आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ से बेनिफिट ले पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड सीरीज 5 का जो है वो सर्टिफिकेशंस लेना होगा। ठीक है, अब उस चीज़ के लिए आपको पहले डिसाइड तो करना होगा ना कि मुझे हाँ यही चीज़ करनी है। अगर आपको जाना म्यूचुअल फंड बिजनेस में है और आप ये जा करके रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम देने बैठ जाओ तो वो कहीं से सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना किस साइड पे है। आप सिर्फ नॉलेज पर्पज से जाना चाहते हो या फिर आप किसी जॉब के कंडीशंस के हिसाब से आप अपने आप को देख रहे हो कि हाँ मुझे इस फील्ड में जॉब करना है, या फिर आपके पास मार्केट के एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और आप चाहते हो कि आप एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ, सेल्फ हो या फिर किसी कंपनी के थ्रू हो। उन सारे बेसिस पे आप अपने आप को डिसाइड करो पहले। ठीक है, तो जो डिसीजन है वो होने के बाद आप डिसाइड कर, मतलब आपके डिसाइड करने के बाद कि हाँ मुझे यही वाला जो मॉडल है, यही वाला मॉड्यूल है जो कि मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल्स निकालने हैं और कुछ नोट्स निकालने हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी सीरीज के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे तो NISM के साइट से ही आपको एक वर्कबुक मिलता है। अब आप उस वर्कबुक को पढ़ करके ही आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो इजिली। ठीक है, हालांकि और कुछ फीचर्स हैं हमारे पास जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, कैसे कि आप अपने नॉलेज में इन्हेंस कर सकते हो अलग सोर्सेज को यूज़ करके। वैसे तो NISM आपको वर्कबुक्स और नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है, तो आपको ईजिली नोट्स मिल जाएगा, आपको वहाँ से पढ़ना है। आप वहाँ से एक बार दो बार पढ़ने के बाद आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, उतना जितना कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पास फॉर श्योर है। ठीक है, पास फॉर श्योर एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर जाकर के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। जिस भी सीरीज का आप एग्जाम देना चाहते हो उसका प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप अपने घर पे बैठ के दे सकते हो। आपसे सेम रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट्स से कि आपको इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स के एग्जाम देने हैं और आपने इक्विटी एंड डेरिवेटिव का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लिया, तो आप इजीली घर पे बैठ करके पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे कि हाँ मेरा 100 क्वेश्चंस में से मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसका रीज़न आपको नीचे मिल जाएगा कि हाँ इसका सही आंसर क्या है, सही तरीके से इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। वो आप अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो ये एग्ज़ाम आप कोई सा भी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। उसके बाद आता है बुक एग्जाम। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेप है वो पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक मैं एग्ज़ाम बुक नहीं कर लेता मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक, तो आपका भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप पहले एक एग्ज़ाम बुक कर लो अपना। एक स्लॉट होता है, NISM क्या करता है, आपके शहर में, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके शहर में NISM का कोई एक ब्रांच होगा। ठीक है, जहाँ से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको वहाँ पे जा करके, मतलब वहाँ जा करके नहीं, आपको वेबसाइट से उसके स्लॉट बुक करना होता है। आप बुक करोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट पे इस टाइम का जो भी अवेलेबल टाइम है उस टाइम का आपको एक स्लॉट चाहिए और आपको क्या करना है उस टाइम पे एग्जाम जाके देना है। तो आप एक कंप्यूटर बेसिकली बुक करते हो उस प्लेस पे। ठीक है, और आपके लिए उस 1-1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी घंटे का एग्जाम होता है उस टाइम पे आपके लिए वो कंप्यूटर रिजर्व होता है और आप जाकर के वहाँ पर अपना एग्जाम देते हो। ठीक है, तो एग्जाम पहले बुक करना होगा, जो भी स्लॉट आपको सुटेबल लग रहा है या फिर जो भी फ्री है उस टाइम पे, उस तरीके से आप एग्जाम को बुक करो। और जब आप एग्जाम बुक कर लेते हो ना तो आपके माइंड में ये रहता है कि हाँ मेरे को 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद एग्जाम देना है, तो उसके लिए प्रिपरेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम बुक नहीं किए हो तो लगता है कि यार चलो अभी तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, चलो हटाओ देखते हैं, पहले एंजॉय करते हैं। दुर्गा पूजा भी रिसेंटली आ रहा है तो मन करेगा कि पहले दुर्गा पूजा घूम के आते हैं, फिर दशहरा घूम लेते हैं, पढ़ेंगे ना, वैसा रहेगा। लेकिन आपको पता है कि हाँ 1.5 महीने बाद मेरा पेपर है, मेरा एग्जाम है। ठीक है, और आपने उसके लिए पे किया है तो आप कहीं ना कहीं से 1 घंटे का टाइम निकाल करके उसको पढ़ने का ट्राई करोगे। वैसे तो हमें पता ही है कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, बट टाइम निकालिए और जो करियर है उसमें थोड़ा सा फोकस करिए, नॉलेज को इन्हेंस करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद आता है आप एग्ज़ाम को क्या करिए, अटेंड करिए जा करके। जाहिर सी बात है
कि आपने सिर्फ बुक नहीं करना है, आपको जा करके एग्ज़ाम देना भी है। एग्ज़ाम देंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर पास होते हैं तो, ठीक है। अगर आप फेल होते हैं तो उसी टाइम पे, या फिर आप पास होते हैं तो उसी टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पास हुए हैं या फिर आप फेल हुए हैं। जनरली आपको जो एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। 2 घंटे में आपने जितने घंटे में आपको कंप्लीट करना है उसको कंप्लीट करके आप सबमिट करोगे तो उसी टाइम पे उसी डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा कि आप पास हुए या फिर फेल हुए हो, कितना क्वेश्चंस आपने अटेंड किया था, कितने में आप सही हो, कितने में आप गलत है, कितना आपने छोड़ दिया है और कितना परसेंटेज आपको मिला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप पास होते हो तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो NISM के वेबसाइट से, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब लास्ट स्टेप है, मतलब हमारा है जो है कॉन्सेप्ट की कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं जो कि एक स्टूडेंट, एक जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहला है थ्योरीज को समझना चाहिए, ठीक है, ना कि रट्टा मारो। क्लियर? आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हो ये सिर्फ एग्ज़ाम देने के पर्पस से नहीं हो रहा है या फिर सिर्फ एक सर्टिफिकेट पाने के पर्पस से नहीं है। आप इस एग्ज़ाम को दोगे ताकि आप इन फ्यूचर इस सारे नॉलेज का यूज़ कर पाओ, ठीक है। आपको अगर एक रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ना कि रट्टा मार करके कि सिर्फ पास होने भर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि हाँ चलो 100 क्वेश्चन पूछता है, 60 नंबर का पासिंग मार्क्स है तो 70 क्वेश्चन करके आएंगे, जो भी माइनस मार्किंग कटा 60 नंबर में हम पास हो गए। अब 1 महीने बाद आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ रट्टा मार के एग्ज़ाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद फिर उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जब भी आपको कुछ पढ़ना है तो आप मन लगा के उस चीज़ को पढ़िए और अच्छे से करिए, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो लोग करते हैं क्या मिस्टेक, कि मॉक टेस्ट को वो अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि वर्कबुक उठाते हैं, उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लगातार पढ़ते हैं, एक बार नहीं 3-3 बार वर्कबुक को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो एक्चुअली देखते ही नहीं है जा करके कि मार्केट में या फिर हमारे जो एग्ज़ाम्स में किस तरीके के पैटर्न्स आते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे हम कॉन्फिडेंसली टिक कर सकते हैं। जनरली MCQs आते हैं तो उस टाइम पे आपको टिक ही करना होता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी भी सीरीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। लोग क्या करते हैं, 0 टाइम स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम भर दिए हैं भाई, 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम था, अब एग्ज़ाम के 5 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ना 5 दिन में वर्कबुक खत्म होगा, ना आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगा पाओगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा निकाल करके, 1.5 घंटा निकाल करके, 2 घंटा निकाल करके स्टडीज़ पे फोकस कर लीजिए, ठीक। आप अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। तुरंत जा करके पढ़ना और एग्ज़ाम देना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और आपको ये वाला प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को मिलेगा कि आपने सिर्फ रट्टा मारा और आप वहाँ जा करके पेपर दे करके चले आए, आपका कोई नॉलेज इन्हेंस नहीं हुआ। तो एकदम एग्ज़ाम के टाइम पर ही जा करके पढ़ाई करना और जा करके एग्ज़ाम दे के चले आना कोई सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 1 घंटा 45 मिनट जो भी आपके पास सुटेबल टाइम है, पहले वर्कबुक कंप्लीट कीजिए, मॉक टेस्ट को कंप्लीट कीजिए और अपने एग्ज़ाम को जा करके दीजिए। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि आपने अपना सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव कर लिया है, क्योंकि आपने मेहनत किया है उस चीज़ के पीछे। तो ये था आज का पूरा वीडियो NISM के ऊपर। अगर आपको NISM पे और भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।